कहाँ जा रही है तू? कोमल अभी तक मिली नहीं है, तू कहाँ जा रही है? प्लीज मुझे बताओ मेरी कोमल कहाँ है? मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बताते मेरी कोमल कहाँ है? मर चुकी है तेरी कोमल, मर गई है वो। मैंने खुद उसको मरते हुए देखा है। आशा! कहाँ जा रही थी ये सब लेके तू? सर, मुझे पता था कि वो लड़की जरूर झूठ बोल रही है। वो तो शुक्र है कि हमारे पैसे बच गए सर, वरना वो लड़की तो हमें कंगाल कर देती ना। उसने कहा कि मेरी कोमल मर गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कोमल मर नहीं सकती। वैसे ये चोटें कैसे लगी आपको? मैं कमाटीपुरा गया था अपनी बेटी कोमल को ढूंढने। ये तो बहुत पहले की फोटो है, तो बहुत बड़ी हो गई होगी। आपने देखा क्या इस बच्ची को भी? ये मेरे बाजू वाली खोली में रहती है। क्या तुम्हारी बेटी? यहाँ तो ताला बंद है। क्यों मार रहा है मुझे? मेरी बच्ची कहाँ है? बता दो मैं। भाई मेरी भाई साहब, भाई साहब! सर, मेरी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे ढूंढता ही रहूंगा। शरद, तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की ने कहा ना कि कोमल मर चुकी है। तुम बात को समझते क्यों नहीं? तो झूठी थी ना सुषमा। लेकिन शरद, तो उसकी बात भी झूठी होगी। आप उसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, वो आपके जज्बातों के साथ खेल रही है। बाबा, आप मुझे सचमुच में भूल गए। वो मैं नीति हूँ, मुझे पता है ये कोमल कहाँ है। कमाटीपुरा जानते हो? सर, नीति की फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट किया, तो दहीसर पुलिस स्टेशन से पता चला है कि नीति एक मर्डर केस में वांटेड है। अरे तू इथे कशाला आलीस? तुम्ही इकडे कशाला आलात? मैं तो कपड़े धोने आई हूँ। अरे पता है ना, पूरे परिवार पर खतरा है, ये आने की जरूरत क्या थी? एक तो भरत और आदर्श का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। हमारे परिवार के साथ कुछ तो गलत। हॅलो, हे मला माहित नाही, मला 50,000 रुपये पाहिजे म्हणजे पाहिजे, समझलं? मुझे 50,000 रुपये चाहिए। कब दे रहे हो ये बताओ? नहीं नहीं असं नाही चालणार, मला आजच पैसे पाहिजे, समझलं? सर, दहीसर मर्डर केस की फाइल, इससे नीति का एक नया चेहरा सामने आता है। आशा पाटिल? मोहिते, ये नीति उर्फ आशा पाटिल, यानी नीति की सास सुमिता के मर्डर केस की गुत्थी हमारे केस को सुलझाने में अहम कड़ी है। जी सर, इसका मतलब है ये लड़की नीति, जिसने पहले अपने आप को कोमल बनाया, पर अब पता चलता है कि आशा पाटिल का भेष बदलकर वो दहीसर की जनता लॉज में मर्डर करके भागी और दहीसर पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। नीति के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगा लो। जितनी जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी, हमारी केस उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। सर, ये 10 साल मेरे भी थे सुषमा। ये 10 साल मैंने सिर्फ अपनी उम्मीदों की बदौलत काटे हैं। ये सोच के काटे हैं कि आज नहीं तो कल भगवान मुझ पर दया जरूर करेगा। मेरी
बेटी जरूर वापस आएगी। लेकिन शरद, तुम्हारी इस उम्मीद ने मुझसे मेरी सारी खुशियां तो छीन ली ना। तुम्हारे अंदर के इस बाप ने मुझे दोबारा कभी मां बनने ही नहीं दिया। सर, दहीसर मर्डर केस के आई विटनेस रघु को दहीसर पुलिस ने हमें हैंड ओवर कर दिया है। उसके पास नीति के केस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। बुलाओ उसे। सर, सर, ये रघु है। किसका बच्चा ये? अपन कैसा? रो क्यों रहा है? भूखा था। काजल, लेके जाओ इसे। नहीं साहब, वो देखभाल कर लेगी अच्छे से, दे दो। इन सब दे दो। बैठो, बोलो। साहब, अपन बहुत भारी मुसीबत में पड़ गया ना साहब। उससे पहले अपन की मां को मारा साहब, फिर अपन पे हमला किया साहब। अपन कैसा कैसा करके अपना छोटी सी बच्ची को लेकर अपन कैसे भागे सब अपन जानते साहब। तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था कि उसने तुम्हारी माँ को मारा और तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है? तुम सब कुछ ऐसा नहीं किए ना साहब। सब एड़ी है साहब। एक सास अपना बहू को, एक पति अपनी पत्नी को कुछ बोलेगा ना साहब, बस सब उसी का बदला ले रही साहब। उसका असली नाम क्या है? नीति, आशा पाटिल या और कुछ? साहब, अपन को जब से उससे शादी हुआ साहब, अपन तो उसको आशा ही बोलता साहब। उसने कोमल बनकर एक घर में घुसकर घर लूटने की कोशिश की और अब फरार है वो। पहले तो तुमने नाबालिग लड़की से शादी की, फिर उससे बच्चा पैदा किया। क्या प्लान था तुम दोनों का? क्या बोल रहे हो आप साहब? अपन अपने बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार देखकर गली गली घूम रहे साहब। आपको लगता है अपन को शक्ल देखिए अपन कुछ ऐसा कर सकता है साहब? एक बात बता, ये कहाँ जाकर छुप सकती है? साहब, हाँ, उसकी मायके में साहब। मायके में कौन कौन है उसके? उसका बाप प्रकाश, माँ बोले तो सरला, और 3 भाई साहब उसके, सुरेश, भरत, आदर्श। और मायका कहाँ है उसका? मनोहर साहब। चल, लेके चल वहां। लेकिन रघु, एक बात याद रखना, तूने बताई हुई एक भी बात अगर झूठ निकली ना, तो ये झूठ तेरी जिंदगी का आखिरी झूठ होगा। चल चल। हेलो, ठीक है सर। फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कॉल। आशा का डीएनए सुषमा और उसकी मां से मैच हो गया। इसका मतलब वो नीति ही है। चलो। लड़की देखिएगा कहीं पे? हाँ, ये लड़की देखिए वहां पे बैठी है। आई ना साहब, ये पास में सब सब यही है उसका घर। ये घर है साहब, यही जी साहब। साहब, ताला लगेला साहब। और साहब, अपन माँ कसम खा के कह रहे साहब, ये वही घर है साहब। अपन का शादी वादी सब इधर ही हुआ साहब। साहब ऐसा अपन को देखो मत, अपन सच बोल रहे हैं साहब। आप लोग को यकीन नहीं है आप सब आजू बाजू पूछ सकते हो साहब। वही तो, पास पड़ोस में पूछताछ करो। सर चलो। सब शरद जी, डीएनए रिपोर्ट से पता चला है कि वो लड़की नीति ही थी। क्या? आई, जो लड़की हमारे साथ रह रही थी वो नीति ही थी। हे देवा, नीति हमारे साथ रह रही थी और हमने उसे पहचाना भी नहीं। लेकिन अगर वो लड़की नीति थी तो उसने चोरी क्यों की? और वो यहाँ से भागी क्यों? अगर वो सच में नीति ही थी तो वो जो मेरे कोमल के बारे में कह रही थी वो भी सच होगा। मर चुकी है तेरी कोमल। कोमल सच में मर चुकी? नहीं, कोमल, शरद, कोमल मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता।
शरद, सर, गांव वालों से पूछताछ की। इस रघु ने जिस घर के बारे में बताया था, गांव वालों के हिसाब से उसके मालिक बरसों पहले गांव छोड़ के चले गए और वो घर तब से बंदी पड़ा है। पुलिस को पता चल चुका था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीति ही थी। वो नीति जो आज से 10 साल पहले कोमल के साथ उस सुरंग से लापता हो गई थी। अब बड़ा सवाल ये था कि अगर ये लड़की नीति है तो फिर कोमल कहाँ है? क्या नीति ने कोमल के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सच था? क्या हुआ था कोमल के साथ और क्या था इन 10 सालों का राज? नियति फिर से अपने आप को दोहराती हुई दिखाई दे रही थी। फिर से सुरंग किसी की मंजिल को बदलने वाली थी। बस चेहरे अलग थे, परिवार अलग था और जो चीज बिल्कुल एक थी वो थी जुर्म और जुर्म का तरीका। क्या होने वाला था इस औरत के साथ? क्या हत्यारे इसे भी मारकर इसकी 7 साल की बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे? क्या फिर से एक राज सालों के लिए दफन हो जाएगा? क्या पुलिस इस केस की गहराई तक जाकर इसे सुलझा पाएगी? रघु, ये आशा का परिवार उसी घर में रहता है ना, और तेरी शादी भी उसी घर में हुई थी ना। ये आशा का परिवार कहाँ गया अभी? देखिए, गोल गोल घुमाना बंद कर दे, वरना लटका के ऐसे गोल घुमाऊंगा ना, सारा सच बाहर आ जाएगा। बोल। साहब, अपन सच बोल रहे हैं साहब। सर, अपन को कैसा मालूम रहेगा साहब कि अभी उधर कोई नहीं रहता साहब? साहब, अपन को साहब वही पता मालूम था साहब। तुझ पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था। पुलिस स्टेशन में आके क्या बोला था तूने? तेरी बीवी ने तेरी माँ का खून किया है, तो तुझे 4 दिन के बाद पुलिस की याद आती है और अपने बीवी से तू भागता हुआ फिर रहा है। देख रहा हूं, अगर अब भी कुछ बताना बाकी है तो बता दे। अगर हम लोगों ने पता लगा लिया ना तो बोलने का मौका भी नहीं दूंगा तुझे। बोल। सब अब बात याद आई सब सब बोल। वो आशा है ना साहब, आशा का एक मामा है साहब, धमंत मात्रे साहब, वो शिवानगर है ना साहब, वहाँ पर एक डिस्पेंसरी चलाते साहब। मेरी माँ की दवाई साहब उसी की डिस्पेंसरी से आती साहब। आप उसको धर लो साहब, आपको सब पता चल जाएगा कि उनका परिवार की तरह साहब, ये कभी नहीं आशा की तरह साहब। आप सब उसको पकड़ लो साहब। लेकर आओ इस धनवंत मात्रे को। सर, सरला और उसका परिवार इस वक्त कहाँ है? सब सरला और उसके परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और इसमें मैं आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों? सक्की बहीण आहे ना तुमची, सगी बहन के बारे में कुछ नहीं जानते? साहेब, ती आणि त्याचा परिवार कुठे राहतो मला माहित नाही सर। उसका पति और उसके पूरे के पूरे ससुराल वाले एकदम झोलर थे और मैं उनसे दूर रहना पसंद करता हूँ। झोलर मतलब क्या किया था उन्होंने? सब एकदम अजीब स्वभाव के लोग हैं, बिना मतलब के किसी से भी नहीं मिलते थे और उनके घर में कोई जाए वो उन्हें पसंद नहीं था। प्रकाश तो 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार होता था और उनके बच्चे तो बाप से 2 कदम आगे थे साहब। मैंने भी उन्हें पैसे उधार दिए थे और जब मैं अपने पैसे उनसे वापस मांगने गया तो मुझ पर ही बरस पड़े। मुझे मेरी बहन पे बहुत तरस आता साहब। उनके कर्मों की सजा मेरी बहन को भुगतनी पड़ती है। पुलिस को सुरंग से परिवार के गायब होने की सूचना ने हैरान कर दिया। तरीका वही था। आखिर क्या हुआ उस परिवार के साथ? क्या हुआ उस औरत का और क्या हुआ उस बच्ची का? क्या 10 साल पहले जिस तरह से कोमल और नीति गायब हुए थे उसी तरह से एक बार फिर किस्मत एक 11 साल की बच्ची की खुशियों को नजर लगा देगी? नीति का कोमल के बारे में बताना, रघु का अपनी माँ को जान से मारना और अपनी बेटी के लिए शरद की तड़प ने इस केस को अलग अलग भागों में बांट दिया था। लेकिन अलग अलग दिखने वाली इन कहानियों का आपस में क्या कनेक्शन था? क्यों सरला एक के बाद एक खून किए जा रही थी? इस केस में ऐसे कई सवाल थे जो एक अंधेरी सुरंग में दफन थे और जिन्हें इंतजार था सच्चाई की रोशनी का। तू चिंता न करो, मैं आई हूँ ना, हम यहाँ से निकल जाएंगे।
तुम्हारी बेटी जिंदा है, कोमल जिंदा है। उसको मिलना है तो लवकर भिन्नर गांव में आ जाओ। सच? हो कोमल जिंदा है। ए भाई अरे पैसे दे की माझे फोन से पैसे दे की जाना। सुषमा, हमारी कोमल जिंदा है। सुषमा, सर ये धनवंत का कैरेक्टर काफी ग्रे नजर आ रहा है। इसकी बातों में कितनी सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते। एक काम करो, इस धनवंत के कॉल रिकॉर्ड निकालो। सच और झूठ का पता कॉल रिकॉर्ड से ही चल जाएगा। सर। नमस्कार, कुलकर्णी बोलते हैं। सब शरद का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चले गए। सर वो बहुत टेंशन में थे, प्लीज पता कीजिए ना। ठीक है, हम लोग ढूंढते हैं उसे। हाँ मोहिते। सर सभी जगह पूछताछ की लेकिन शरद का कुछ पता नहीं चला। उम्मीद है वो किसी खतरे में ना हो। क्या ऐसा तो नहीं कि बेटी के दुख में पागल होकर उसने कुछ गलत कदम उठाया हो? एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो और उसकी फोन की एक्चुअल लोकेशन क्या पता करो। जी सर। सर समझ में नहीं आ रहा, अगर नीति ने ये सब कुछ किया है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और वो गई कहाँ? क्योंकि ना उसके पास पैसे है ना रहने को घर, वो जा कहाँ सकती है? मोहिते, इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें अतीत की गहराइयों को खंगालना होगा। ये 10 साल, ये 10 साल इस केस के अहम 10 साल है और मुझे लगता है अगर नीति जिंदा है तो कोमल भी जिंदा होगी। इस वक्त हम लोग इस केस के अंधी गली में खड़े हैं, जिसका दूसरा छोर कहां खुलेगा हमें भी नहीं पता। सर धनवंत मात्रे के कॉल रिकॉर्ड्स, तो उसने हमसे झूठ कहा था। पिछले 6 महीने में उसने 2 बार भिन्नर के एक नंबर से बात की थी और वो नंबर नीति के बाप प्रकाश के नाम पे रजिस्टर्ड है। मोहिते, ये मामला आईने की तरह साफ है। धनवंत ने हमसे झूठ कहा था कि वो सालों से अपनी बहन से नहीं मिला। उठाकर लेकर आओ इस धनवंत को, इससे तो सालों का हिसाब लिया जाएगा। सर सरला और उसके परिवार वालों से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर मेरी कोई बात नहीं हुई उनके साथ। 5-6 महीने पहले हुई थी? नहीं साहब। अरे साहब, ये क्या है? झूठ बोल रहे हो हमसे? साहब ने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि प्रकाश ने कुछ किया है और मेरी बहन को भुगतना पड़ेगा, इसलिए मैं डर गया था और मैंने आपसे झूठ बोला। क्या कोमल सरला के पास है? सरला क्या जानती है कोमल के बारे में? और अगर सरला सब कुछ जानती है तो इतने सालों तक उसने ये सच सबसे क्यों छिपाए रखा? क्या इस बार किस्मत की देवी शरद पर मेहरबान हो गई थी? क्या शरद को कोमल मिलने वाली थी? सरला के भाई धनवंत से मिले एड्रेस को खंगालते खंगालते पुलिस आखिर भिन्नर गांव आ पहुंची। लेकिन ये पुलिस की तहकीकात की आखिरी कड़ी नहीं थी, बल्कि एक बहुत अहम और खतरनाक मोड़ था। ए हटो, हटो। साहब कब से दरवाजा पीट रहा हूँ, प्रकाश के घर से कोई आवाज नहीं आ रही है, अंदर आग लगी। दरवाजा तोड़ दो। सर सर मर चुका है। सर ये अभी भी जिंदा है पर बच्चा मर चुका है। एम्बुलेंस को फोन करो फटाफट। ए जाओ। हाँ सर। जानते हो इसे? कौन है ये? साहब ये प्रकाश का लड़का सुरेश है। और ये? साहब ये रजनी है, उसकी बहू। चेक करो कुछ मिलता है क्या? चलो चलो जाओ। आप में से कोई जानते हैं कि बाकी का परिवार कहाँ है? नहीं सर, उन लोगों को हमने कई दिनों से नहीं देखा है। सर कमरे के बीचों बीच लोबान जलाया गया और कोयले पे इंजन ऑयल डाला है, जिसकी वजह से पूरे घर में जहरीला गैस फैल गया और घर में प्रकाश और सरला भी नहीं। इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं है, सोचा समझा मर्डर है। लेकिन इस फैमिली को मारना कौन चाहेगा? प्रकाश क्या सरला या फिर दोनों मिलके? लेकिन प्रकाश और सरला अपने ही बेटे, बहू और पोते को मारने की कोशिश क्यों करेंगे? कोई तो राज है जिसको धुएं में उड़ाने की कोशिश की गई है। तो प्रकाश का नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। अगर ये प्रकाश इसमें इन्वॉल्व है तो कहां तक भागेगा? सर
कोमल, भाई, बस गाड़ी रोको। कोमल, भाई क्या हो गया? कोमल, शरद, हेलो सर मुझे कॉल आया था, उसने मुझे बताया कि मेरी बेटी जिंदा है। कोमल जिंदा है, उसको मिलना है तो लवकरात लवकर भिन्नर गांव में आ जाओ। मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, घर के लोगों की मौत हो चुकी है। सर विश्वास के परे जाकर मैं अपने विश्वास को कायम रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आखिरी में निराशा ही हाथ लग रही है। सर क्या हुआ होगा मेरी बेटी के साथ, कहां है वो? शरद जी निराश मत होइए, उनमें से एक विक्टिम अभी भी जिंदा है। हम लोग उसके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। जिस नंबर से आपको कॉल आया था वो नंबर दिखाएंगे? जी, इस नंबर से। तुम्हारे पीछे से एक औरत ने फोन किया था, क्या वो इन दोनों में से कोई है? हाँ साहब, यही थी। सर बहुत पागल थी, मुझे पैसे पड़ने दिले और वैसे ही भाग गई। सरला? सर प्रकाश का फोन ट्रेस हो गया है, उसका लोकेशन गांव के नदी के पास है। चलो। तो बॉडी देख के लगता है कि मरे हुए 3 से 4 दिन तो हो गए, और जिस तरह इसके चेहरे को कुचला गया है, लगता है दुश्मनी काफी गहरी थी। राणे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मोहिते, इस प्रकाश की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है और क्यों? ये ऐसा तो नहीं कि जिसने प्रकाश को मारा है उसी ने उसके परिवार को भी मारा है, क्योंकि उसके 2 बेटे और बीवी सरला अभी भी गायब है। सर उसके दोनों लापता बेटों के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, दोनों क्लीन, तो सरला के पास कोई मोबाइल फोन है नहीं। सरला का मिलना बहुत जरूरी है, कुछ भी करो इस सरला को ढूंढ निकालो। सर एक बात समझ में नहीं आती, सरला ने शरद को फोन करके ये क्यों कहा कि कोमल जिंदा है? क्या वो जानती है कि कोमल कहाँ है? सर और एक बात नोट करने वाली ये है कि सरला की बहू रजनी, वो भी करीब 16-17 साल की, मतलब वही उम्र जो कोमल की आज होती है। क्या ये रजनी और कोमल एक ही हो सकते हैं? हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि नीति और कोमल को इन्होंने किडनैप किया हो, फिर नीति की शादी रघु से और कोमल की शादी अपने बेटे सुरेश से की। सर मैं सरला के घर के आसपास पूछताछ कर रहा था, तभी मुझे ये आदमी मिला। इसका कहना है कि इसने रात को सरला को देखा है। क्या देखा था तूने? साहब उस रात सरला को जलती हुई अंगीठी और मोबाइल का डब्बा लेके घर में जाते हुए देखा था। तो क्या सरला अपने परिवार को मारना चाहती थी, लेकिन क्यों? सर एक मिनट। हेलो, अच्छा ठीक है सर, अस्पताल से फोन था, रजनी को होश आ गया। चलो। पुलिस अब सरला के पीछे लग गई थी और बेनकाब हो रहा था ये सच कि सरला ने ही अपने परिवार को मारा है। लेकिन क्यों सरला अपने ही घर के लोगों के खून से होली खेल रही थी? सरला ने शरद को फोन करके जो कुछ कोमल के बारे में बताया था, क्या वो सच था? कोमल जिंदा है, उसको मिलना है तो लवकरात लवकर भिन्नर गांव में आ जाओ। क्या कोमल सरला के साथ थी? कोमल? पुलिस इन हत्याओं के पीछे दबी साजिशों का पर्दाफाश करने की कोशिश में लगी हुई थी। मेरी सास पागल हो गई इस कोमल के लिए, इस कोमल के लिए उसने पूरे परिवार की जान ले ली, यहाँ तक कि मेरे बच्चे तक को खा गई वो। सरला जानती है कोमल को? हाँ, कोमल नाम की लड़की है जिसके लिए परिवार की जान ले रही थी, लेकिन क्योंकि परिवार के सबको मार रही थी, उसका दिल नहीं कर रहा था, मेरे पति ने बच्चे की जान ले ली। ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद अपने कानों से सुना। आज मैंने एक और को मार दिया, अब एक ही बचा है। उसने खुद ने बताया कि उसने बाबा को मारा, और जब मेरे पति ने सच जानने की कोशिश की। तुमने इस कोमल को देखा है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे। क्या तुम शरद को जानती हो? तुम्हारा उससे कोई रिश्ता है? नहीं। ठीक है, शरद, शरद संभालो अपने आप को। अब नहीं होता सुषमा, अब और हिम्मत नहीं है मुझ में सुषमा।
चुका होगा, वो थक चुका होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तुम वही नजर रखो। हाँ सर, घनसोली से कांस्टेबल दर्पण का फोन था। उसने सरला को अपने पुरानी घर की तरफ जाते हुए देखा। मैंने दर्पण को वही नजर रखने को कहा। चलो। सर, सरला यहाँ गलत के लिए। सरला, सरला इतने दिनों से कहां छुपी थी तुम? मुझे सुरेश ने एक कमरे में बंद कर दिया था। मैं वहां से ताला तोड़ के भाग गई और वहां से मैं अपने भाई के यहाँ पे गई थी। उसने मुझे बताया कि कोमल के पापा उसे ढूंढते हुए वहां पे आए थे। इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनको बता दिया कि कोमल कहाँ है। मैं कोमल को बहुत प्यार करती हूँ, पर शायद मेवड़ी स्वार्थी नहीं है कि उसको अपने पापा से दूर रखूं। पर जब तक मेरे घर वाले जिंदा रहते, वो मुझे और कोमल को शांति से रहने नहीं देते। इसीलिए मैंने सुरेश, रजनी और अपने पोते को मार डाला। तुम्हारा पोता तो सिर्फ 1 साल का था, उसे क्यों मारा? साहब, सांप का बच्चा सपोला ही होता है। अभी मेरे पति को मेरे तीनों बेटे साथ दे रहे थे। उधर मोटा हो, वो अपने बाप का साथ देता। मरो मारना, मेरी कोमल के लिए मारा मैंने। फिर मैं और कोमल यहाँ आ गए, मेरी बेटी के पास। तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो यहीं पे सोई है, इस कब्र में। बाहर खड़। क्या ये कंकाल कोमल का है? नहीं सर, कोमल तो जिंदा है। वो देखिए, आपके पीछे ही तो खड़ी। ये तो मेरी आशा। आशा? आशा तो नीति का नाम है, और जहां तक हमें पता है नीति जिंदा है। नहीं सर, इस बाजी आशा है। निकलना चाहते ही बाजी आशा है। आप मला माहित नसणार की माझी मुलगी आहे की नाही। ठीक है, कोमल का अपहरण क्यों किया था? मजबूरी थी सर। मुखिया जी, गणगौर पाप हुआ है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, सजा मिलनी चाहिए। शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। हाँ, इससे घोर पाप हुआ है। प्रकाश और इनके परिवार से घोर पाप हुआ है। इन्हें और इनके परिवार को इसकी भरपाई करनी होगी। 3 बछड़े की जान के बदले में इन्हें 10 गाय के बछड़े दान में देने होंगे। क्यों मुखिया जी? बिल्कुल सही कहा। अवश्य आपको देने होंगे। कुठून देणार आम्ही? मालिक, हम कहाँ से देंगे 10 बछड़े? नहीं, भरपाई करनी पड़ेगी। भरपाई करनी पड़ेगी। मालिक, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम बहुत गरीब आदमी है। 3 बच्चों के बदले 10 बछड़े कहाँ से देंगे? और बच्चे ने ये जानबूझकर नहीं किया, सब अनजाने में हुआ है। आप चाहे तो हमें माफी मिल सकती है। माफी?
मिल सकती है, लेकिन बदले में तुम्हें एक सौदा करना होगा। सौदा? हाँ, और सौदे के मुताबिक तुम्हारी लड़की की शादी मेरी बहन के लड़के रघु से करनी होगी। बोलो, मंजूर है? मालिक, वो तो अभी बहुत छोटी है। तो करवा लो 10 बछड़ों का इंतजाम। मालिक, मालिक सुनिए तो। मालिक, मालिक। 10 बछड़ों की व्यवस्था तो हमसे हो नहीं सकती थी, इसलिए मजबूरी में हमने तय किया कि आशा की शादी सुमित्रा के बेटे रघु से करवा देंगे। अक्कल है कि नहीं? है? अरे जो चारा गाय के बछड़ों को खिलाया तूने, उसमें मैंने दवा मिलाई हुई थी। तेरी वजह से वो बछड़े मर गए। अब तेरी वजह से इस बच्ची की शादी रघु से करनी पड़ेगी। हाँ, 10 साल बड़ा है रघु, इससे उसकी शादी कैसे करा सकते हैं? वो सरला काहे करूं मैं? वो 10 बछड़े कहां से लाऊं? अब इसकी शादी रघु के साथ करनी पड़ेगी। लेकिन बदकिस्मती हमारा पीछा ऐसे कहां छोड़ने वाली थी। शादी के कुछ दिन पहले ही आशा को निमोनिया हो गया और वो हमें छोड़ के चली गई, किसी को भी पता ना चले, इसीलिए हम सब ने उसे यहीं पे दफना दिया। फिर आगे क्या हुआ? पंचायत के डर से हमें ये चिंता खाए जा रही थी कि अब रघु के साथ शादी करवाने के लिए आशा कहां से लाए। उसी वक्त इनको ऐसा लगा कि हम एक काम कर सकते हैं, आशा जैसी दिखने वाली किसी लड़की को ले आते और उसकी शादी आशा की जगह करवा देते। और उन्होंने जाके इन 2 बच्चियों का अपहरण किया। उसमें से नीति बिल्कुल मेरी आशा जैसी दिखती थी, तो उसकी शादी करवा दी रघु से। और कोमल हमारे साथ रहने लगी। बहुत प्यारी बच्ची थी, मेरा बेटा आदर्श। राक्षस था वो, राक्षस। कोमल जैसी फूल सी बच्ची पे उसकी बुरी नजर, वो उसके साथ गंदी हरकत करता था। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं कोमल की कभी कोई मदद नहीं कर पाई, मैं उसे बचा नहीं पाई। चलो माना कि पहली बार अपहरण मजबूरी में किया था, पर अब प्रकाश को क्या मजबूरी आ गई थी कि उसने फिर से लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया था? पैसों की कमी तो हमेशा रहती थी। उस साल सूखा भी पड़ा था, हमारी फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। इन लोगों को लगा कि ये काम बड़ी आसानी से हो जाता है, अच्छे पैसे और किसी को शक भी नहीं जाता, आसानी से बच सकते हैं, तो उन्होंने ये काम फिर से शुरू कर दिया। तुमने ही तुम्हारे परिवार वालों को मार डाला ना? क्यों? राक्षस जैसे छोटी छोटी मासूम बच्चियों को दर्द देते थे, वो तो पैसा थी। इसीलिए मारा। मेरी कोमल के लिए मैंने उनको मार डाला। तुम्हारे बच्चों की लाशें कहाँ हैं? नहीं मालूम मुझे, वो लोग मेरी कोमल को मुझसे दूर ले गए और नीति की शादी तो रघु से हो ही चुकी थी, पहले ही जानती कोमल कब है। गांव की पंचायत के एक फैसले ने कई लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। आशा की अचानक हुई मौत से प्रकाश के परिवार के सामने पंचायत द्वारा रखी गई शर्त को पूरी ना कर पाने का डर था। इस डर ने उनसे एक जुर्म करवाया और उस एक जुर्म ने कई और जुर्म के रास्ते खोल दिए। सरला के बयान से नीति के माता पिता जयंत और मीना और पायल की हत्या के राज खुल गए थे और अब पुलिस ने किसी भी कीमत पर कोमल को ढूंढ निकालने का फैसला कर लिया था। सुमित्रा की हत्या और कोमल की गुमशुदगी की चश्मदीद नीति को पुलिस ने बड़ी शिद्दत से ढूंढना शुरू किया। अपने पूरे नेटवर्क को उसे ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी सौंपी। पर चोरी करती है। हेलो, पुलिस स्टेशन। नीति, कोमल या आशा, क्या कहूं तुम्हें?
क्यों किया ऐसा? इस आदमी की वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तेरी वजह से आज मेरी और कोमल की ये हालत हुई है। तेरी वजह से मेरे अजाई बाबा मर गए। तेरी वजह से मैं उस रघु के गले बंधी जिसने मुझे कितना टॉर्चर किया। तूने हम दोनों को उन दरिंदों के हाथों बेचा था। कौन है? मम्मी पापा ने तुम्हें बेच दिया है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं अपनी बेटी को क्यों बेचूंगा? मैं अपनी बेटी कोमल की कसम खा के कहता हूँ बेटा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। 10 साल गुजर गए बेटा, सिर्फ ये जानने में कि मेरी बेटी कहाँ है, किस हाल में है। अगर तुम नीति थी तो कोमल मरने का नाटक क्यों किया था? रघु की वजह से उसको जुए के अलावा कुछ नहीं आता था। जुए के लिए उसने सारे पैसे खर्च कर दिए और पैसों की खातिर उसने अपने घर को गिरवी रख दिया। और घर बचाने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी। यार मेरी आशा, क्या बात बताई है तूने? तू एक काम करना, तू कोमल बन के उनके घर जाओ, आराम से रहे, और जिस दिन तेरे को रात में मौका मिलेगा उनके सारे गहने और सारे पैसे लेके तुम भाग के आ जाओ। फिर हम एक अच्छी मस्त सी लाइफ एकदम हम जिएंगे। तू करेगी नहीं मेरे लिए? बोल अपने इस लड़की के लिए करेगी ना? तुम हाँ बोल। तुमने अपनी सास सुमित्रा को क्यों मारा? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। उन्होंने रघु और मेरी बात सुन ली थी। तेरे को प्लान बताया ना, आज तू अपने मामा के घर जा रही है और वो कोमल बनकर। तेरे को उधर जब भी मौका मिले ना तो तू उनके सारे गहने और सारे पैसे लेके ना वहां से निकल लेना और अपन तेरा बाहर ही वेट करेंगे। समझा? तो टेंशन मत। ये क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आई सुना, यानी मेरी आई बीमारी को तो एक्सेप्ट बाहर नहीं था, हाँ? बात करे ना। सुनो बोलना। क्यों स्लो बोलूं मैं? नालायक, शर्म नहीं आती है तुझे? अरे कितने पाप कर चुका है तू। मैंने सोचा था कि तेरी शादी करूंगी तो तू सुधर जाएगा, पर नहीं, यार सुधरने के बजाय तूने मेरी बहू को अपनी जैसा बना दिया। और देख, मैं तुझे ये काम करने नहीं दूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उनको बताऊंगी तेरी असलियत। जाऊंगी। ये सब रघु ने किया है। बोल। हाँ सब आपने झूठ बोला साहब। अपन आप लोग का मदद करेंगे साहब, तो आप लोग अपन शक नहीं करोगे साहब। सारा इल्जाम ना साहब को आशा पे आएगा साहब। बेटा प्लीज मुझे बता दो, मेरी बेटी कोमल कहाँ है? कम से कम यही बता दो कि वो जिंदा भी है या नहीं। शरद जी, आपकी बेटी कोमल जिंदा है। किसी ने उसे कामाडीपुरा में बेच दिया था, पर हम पर भरोसा रखिए, हम कोमल को ढूंढ निकालेंगे। 10 साल का लंबा इंतजार क्या होता है मुझे पता है। मैं शरद जी, आपका विश्वास ही है जो कोमल को वापस लेकर आएगा। और यकीन मानिए, जब तक कोमल वापस नहीं आती इस केस की फाइल में बंद नहीं करूंगा। नीति द्वारा किए गए खुलासे से पुलिस पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। उन्होंने मुंबई के सभी रेड लाइट एरियाज में कोमल की खोज तेज कर दी। एक एक बस्ती, एक एक अड्डे पर छापे मारे गए। ग्राहकों से, दलालों से, अड्डों को चलाने वालों से पूछताछ की गई। और अब शायद वक्त आ गया था कि एक बेबस बाप से उसकी बेकसूर बेटी मिल जाए। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, बस वो गाड़ी चला रहा। कब से यहाँ पर तू? साहब बचपन से। ये फोटो देख, इस लड़की को कुछ साल पहले यहाँ बेचा गया था, जानता है इसे? साहब 10-15 साल पहले ये आका के पास थी। ये आका कहाँ मिलेगी? 64 नंबर। जल्दी का। ये साहब, इस लड़की को आज से 10 साल पहले तुमने खरीदा था, कहाँ ये लड़की? क्या साहब, आप भी कितनी पुरानी बात लेके बैठ जाते हो? इतना पुराना किसको याद रहता है साहब? ये लड़की एक मर्डर केस में सस्पेक्ट है। अब बताओ साहब, एक काम करते हैं, मामला यहीं पे ले दे के निपटा देते हैं। बिल्कुल सही कहा, ले दे के ही मामला सलटाते हैं। शुरू हो जाओ। सब बताती हूँ साहब।
ले चलो इन्हें, उठा लो। तुम में से कोमल कौन है? तुम में से कोमल कौन है? लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, ले रख। शरण, कोमल, पंचायत के फैसले से पनपा एक जुर्म कई खतरनाक खाब दे गया, कई बर्बाद जिंदगियां छोड़ गया। सरला पर कोमल की निश्चलता ने ऐसा असर छोड़ा कि वो उसकी यादों को समेटते ही रह गई और मजबूरी में किए गए एक जुर्म को आदत बना लेने पर अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। शरद पर इस हादसे ने ऐसी छाप छोड़ी कि उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और कोमल को ढूंढ निकालने को ही उसने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। और उसके इस यकीन की लाज रखी मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस के इस कारनामे की जितनी सराहना की जाए कम है। कोमल की ही तरह दूसरे हादसे की शिकार आस्था को भी बचाकर उसके पिता को सौंप दिया गया। आज कोमल अपने माता पिता की देखरेख में है और नीति को भी शरद ने अपना लिया है। इंसान कभी मजबूरी में तो कभी आदतन जुर्म करता है, लेकिन उस जुर्म का असर जरूर होता है, किसी पर सीधा तो किसी पर छुपा हुआ। यह हम पर निर्भर करता है कि हम समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं। किसी की भी जानी अनजानी गलती की इतनी बड़ी सजा देने से पहले उसके संगीन नतीजों पर नजर डालना बेहद जरूरी है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। बेटा वो गन है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। अभी जो दृश्य हमने देखा वो काफी चौंका देने वाला है। एक 11 साल की बच्ची आयुषी ने अपने ही घर वालों पर पिस्तौल तान रखी थी और ये भी आप समझ ही गए होंगे कि उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं बल्कि असली में पिस्तौल है, जो अगर गलती से चल जाए तो उसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। आप सबके मन में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर ये 11 साल की बच्ची इस खतरनाक हथियार के साथ क्या कर रही है। लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ऐसे वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से इस बच्ची को यह हथियार उठाना पड़ा। क्या उसके साथ कुछ गलत हो रहा था? अगर हाँ, तो आखिर कौन था जो उसके साथ ऐसा कर रहा था? अरे बाप रे, आयुषी,
8:30 वाजले, लवकर कर, वरना हमेशा की तरह लेट हो जाएगी स्कूल के लिए। बेटा टिफिन लेके जाओ। आयुषी जी बेटा टिफिन लेके जाओ। चल गा आयुषी, उसी रोतो है, वरना आज भी स्कूल में लेट हो जाएगी तू। हाँ बाय आजूबा। बाय बेटा। बाबा आपका नाश्ता लगा दूं? हाँ बेटा, अब तो लगा दो। और आपका आई? नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। शायद मैथ्स में मेरे मार्क्स कम आएंगे। ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं, घर पे गिर गई थी। आयुषी कम हियर। ये क्या है? तुम फिर से मैथ्स में फेल हो गई? कल साइंस का रिजल्ट आने वाला है और अगर उसमें फेल हुई ना तो बिना बोले अपने पेरेंट्स को लेकर आना। समझ में आई बात? यस सर। Go to your seat. Ayushi, come. ये क्या हुआ? वो गरम क्रीम मेरे बाजू पे लग गई। Go. देखिए, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी आयुषी के शरीर पे ऐसे चोटों के निशान देखे हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे नहीं मैम, आप बेवजह घबरा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी जहाँ तक उसका ख्याल रखने की बात है, मैं उसकी माँ हूँ। मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है कि उसका ध्यान कैसे रखना है। थैंक यू। चलो। मिस्टर रंजन देशमुख जी। साहब, आयुषी छोटी बच्ची है, बच्चों के साथ खेलती रहती है, शरारत करती है। अभी बच्चों को चोट नहीं लगेगी तो किसे लगेगी? और अगर इसके साथ कुछ गलत हो रहा होता तो ये सब कुछ जानकर हम चुप बैठते क्या? हमें आयुषी से अकेले में बात करनी है। आप लोग अंदर जाएं। हाँ। बेटा, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप हमें सब कुछ सच सच बता सकते हो। पुलिस अंकल आपकी मदद के लिए आए हैं ना? ये चोट आपको कैसे लगी? वो गरम स्त्री मेरे हाथ पे लग गई थी और ये वाला स्कूल में खेल रही थी तो झूले से गिर गई। कहीं आप हमसे झूठ बोलने की कोशिश तो नहीं करें आयुषी? सर, ये आयुषी केस के बारे में आपको क्या लगता है? सही, कुछ तो प्रॉब्लम है इस लड़की में। एक काम करते हैं, उसका मेडिकल करो, कोर्ट से ऑर्डर। ओके सर। आयुषी को देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि वो किसी दबाव की वजह से सच नहीं बोल पा रही है। शायद वो अपने परिवार के डर की वजह से सच नहीं बोलना चाहती थी। ऐसे में सच पता लगाने का पुलिस के पास सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था मेडिकल टेस्ट। टेस्ट से ये बातें साफ हो सकती थी कि आयुषी के शरीर पर लगी चोटें महज एक एक्सीडेंट है या फिर वाकई उसके साथ कुछ बुरा हो रहा था। सर, आयुषी मिली क्या? मिली मतलब? कहाँ है आयुषी? आयुषी लापता है। मेरी बहू और बेटे दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। क्या? रोज की तरह मैंने उसको स्कूल छोड़ा और फिर मैं अपने काम के लिए निकल गया। सर, शाम को जब मैं उसे लेने गई तो पता चला वो स्कूल में नहीं थी। साहब, मला ऐसा वाटता है कि वो घर छोड़कर भाग गई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? कविता के पर्स से पैसे गायब हैं। पर आयुषी के घर से भागने की वजह क्या हो सकती है? सर, वो मैथ के टेस्ट में फेल हो गई थी। ठीक है, फिर से फेल हो गई तू? हाँ? लक्ष्य कुड़ा है तुझा? यहाँ पर मैं अपने पैसे बचा कर खर्चे कम कर इसको पढ़ाई करा रहा हूँ और ये है जो पैसे बर्बाद कर रही है। अभी साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स लाए है ना? है ना? क्या रंजन ने उसके ऊपर हाथ उठाया था? साहब, मैंने तो बस उसको डांटा था,
बेटी है वो मेरी, हमेशा एग्जाम में फेल होती रहती है। अगर माँ बाप उसको नहीं डांटेंगे तो और कौन डांटेगा सर, और वो भी उसकी भलाई के लिए सिर्फ। तो आपको लगता है कि सिर्फ हाथ मोड़ने की वजह से वो घर से भाग गई? कहानी कुछ अजीब नहीं लग रही है? साहब ये कोई कहानी नहीं है, एक्चुअली कुछ दिनों से आयुषी का बर्ताव बहुत अजीब सा था। नहीं मम्मी पार्क चले? बेटा चलेंगे। मम्मी मैंने अपना होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, चलिए ना घूम कर आते हैं। बाद में जाएंगे बेटा, देख रही हो ना मैं उसे दूध पिला रही हूँ। मम्मी चलो ना प्लीज। तुम देख रही हो ना मैं उसे दूध पिला रही हूँ, बाद में चलेंगे। अच्छा एक काम करो, ऊपर जाके प्रेस के कपड़े अलमारी में रख दो। चलो। कैसे चल गया? चलो चलो रो मत, अभी हॉस्पिटल चलते हैं। चुप चुप आज। सर बात दरअसल ऐसे है कि पलक के पैदा होते ही आयुषी के बर्ताव में काफी बदलाव हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी माँ 2 हिस्सों में बंट चुकी है और वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अपनी माँ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए आयुषी अपने आप को चोटें पहुंचाने लगी। आयुषी की एक फोटो दे दीजिए, हम फौरन तलाशी शुरू करते हैं। ये लीजिए सर। सर कैसे भी मेरी बच्ची को ढूंढ निकालिए प्लीज, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। साहब अजुन एक गोष्ट है, आयुषी के लिए और कोई खतरा हो ना हो, वो खुद के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोई है तू? तुझे पता है कितना बजा है? और अभी अंधेरा है, मैं थोड़ी देर और सो जाऊं। तुझे मैंने बताया था ना कि आदि की स्कूल की बस 7 बजे आती है और उसके पहले तुझे उसे तैयार करना, उसका टिफिन भी तैयार करना है, पता है ना? पर अभी तो सुन जिया, ये मेरा घर है और यहाँ हुकूमत मेरी ही चलेगी, समझे? तो चल जल्दी उठ। पुलिस लगातार जी जान से आयुषी की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन अब तक कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा था। पर क्या वाकई में आयुषी को कोई दिमागी परेशानी थी जिसकी वजह से वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरनाक बन चुकी थी? वहीं दूसरी तरफ आयुषी जिस परिवार के साथ रह रही थी वो उसकी जान पहचान के लग रहे थे। आखिर कौन थे ये लोग? आयुषी इन तक कैसे पहुंची और वो इनके साथ क्यों रह रही थी? क्या आयुषी के सर पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा था? सर आयुषी को गायब हुए 24 घंटे हो चुके हैं, इसलिए मैंने उसके फोटो पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी है। सिर्फ आसपास ही नहीं, महाराष्ट्र के हर पुलिस स्टेशन में उसकी तस्वीर सर्कुलेट करवा दो। ये रंजन हमसे सच बोल रहा है या कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? सर एक्चुअली पूछा जाए तो ये रंजन की कहानी मेरे गले से तो नहीं उतर रही है। जो लड़की अपनी माँ का अटेंशन पाने के लिए खुद को चोट पहुंचा सकती है, वही लड़की डांट या मार खाने के डर से घर से भाग भी जाती है। तो सही कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग खुद आयुषी से छुटकारा पाना चाहते हो और उसके गायब होने में इन्हीं लोग का हाथ हो? शक्यता है। हमें आयुषी और उसके परिवार के बीच की केमिस्ट्री पता करनी है। नहीं सर, ये कोई पहली बार नहीं है। मैंने अक्सर आरुषि के बदन पे चोटों के निशान देखे हैं। आपने स्कूल में पूछताछ की थी? क्या किसी ने उस रोज रंजन को यहाँ आयुषी को ड्रॉप करते हुए देखा? नहीं सर, मैंने वॉचमैन और काफी स्टूडेंट से भी पूछा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। आप आयुषी के बारे में क्या जानती है? वो तो काफी शांत और शर्मीली लड़की है, ज्यादातर बात नहीं करती, हमेशा अपनी माँ के साथ ही घूमती थी। तुम और आयुषी बहुत अच्छे दोस्त हो ना? उसके पैर में चोट लगी थी, कैसे लगी थी? कुछ बताया था उसने? आयुषी ने बताया था कि वो घर पे गिर गई थी, इसकी वजह से उसके पैर में चोट लग गई। अच्छा, उसने इस बात का कभी चर्चा किया था आपसे कि उसे घर में मारा पीटा जाता है? हाँ सर, आयुषी को घर पे बहुत मार पड़ती थी। आयुषी! आयुषी! आज में तेरी कैसी हालत है तो चलते चल चल अंदर। लेकिन राजन आयुषी को मारता क्यों था? उसकी छोटी बहन पलक, उसके बारे में? जब पलक पैदा भी नहीं हुई थी तो आयुषी बताया करती थी कि पलक भी बाकी भाई बहनों की तरह पेट में ही मर जाएंगी। क्या हुआ? फोन चाहिए। फोन चाहिए तुझे? हाँ,
एसटीडी कॉल भी कर ले। बिल तो तेरा बाप भरता है ना, जा फोन वगैरह नहीं मिलेगा। जाके साफ सफाई कर, जा कहा ना। यही बताओगे या पुलिस स्टेशन में? हाँ साहब, उस दिन आयुषी को मैंने बहुत पीटा था। वो तो हमें पता है, क्यों पीटा था ये बताओ। वो सर उसने काम ही ऐसा किया था। शायद पता नहीं उस पर कौन सा भूत सवार हो गया था, उसकी वजह से कविता के पेट में ही बच्चा मर गया। ऐसा उसने पहली बार नहीं किया था, उसके वजह से मेरे 7 मिसकैरेजेस हो चुके थे। अगर इससे पहले 7 मिसकैरेजेस हो चुके हैं तो फिर पलक कैसे बच गई? साहब, पलक के वक्त हमने इसका कितना ख्याल रखा ये हम ही जानते हैं। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। कहाँ जा रही है? तेरी हिम्मत कैसे हो रही मेरा फोन हाथ लगाने की? चल फोन दे मेरा। नहीं। एक बार बोला तो सुनाई नहीं दे रहा तुझे? चल फोन वापस दे। नहीं। हेलो, चारकोल पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं आयुषी देशमुख के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है साहब, मैं कौन हूँ? कविता आपको सच बताएगी नहीं साहब, क्योंकि उसके घर वाले उसे बहुत टॉर्चर करते हैं साहब। आप सबसे पहले उसे बचाओ साहब। उसको बचाने वाला कोई नहीं है साहब, उसका भाई भी उसकी मदद नहीं करता साहब। हेलो एसआई, फॉरेंस कॉल को ट्रेस करो। क्या कर रहे हो? मुझे मेजबान नहीं आता। बहुत आसान है, आओ मैं बताती हूँ। बहुत पहले की बात है, एक बहुत बड़ी गुफा थी। एक शेरनी अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए एक गुफा ढूंढ रही थी। जब उसने ये गुफा देखी तो इस गुफा का चक्कर लगाया, ये देखने के लिए कि ये गुफा सेफ है कि नहीं। और जब उसे ये जगह सेफ लगी तो अपने बच्चों के साथ उस गुफा में चली गई। तू क्यों रो रही है? डबल 24589 ये तुम्हारा ही नंबर है? हाँ सब, हमारे पीसी का नंबर है। 2 घंटे पहले यहाँ से एक आदमी ने फोन किया था। वो आदमी कौन है तुम जानते हो? सब रोज आकर यहाँ कितने लोग फोन करके जाते हैं, कहाँ कुछ याद रहता है। हाँ, अगर वो सामने आ जाए ना तो मैं जरूर पहचान लूंगा। नहीं हो साहब, 12 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक मैंने अपनी वाइफ पर भी हाथ नहीं उठाया। तो मारपीट तो करना बहुत दूर की बात है। आप पूछ सकते हो मेरी वाइफ को। साहब, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। पर हाँ, उस दिन मैंने आयुषी को मारा था, पर तब उसकी गलती बहुत बड़ी थी। और उसके बॉडी पर आप जो भी निशान देख रहे हो ना, वो सब उसके खुद के बनाए हुए। नहीं सर, ये झूठ है। इन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया सर। हाँ सर, मेरे बेटे ने आज तक इस पर हाथ नहीं उठाया और मैंने उसे इस तरह की परवरिश भी नहीं दी है। मुझे मेरे परवरिश पर पूरा भरोसा है। सर, इस घर में मेरे होते हुए किसी औरत पर हाथ नहीं उठ सकता। और वैसे आप आयुषी को ढूंढने के बजाय मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप जाकर आयुषी को क्यों नहीं ढूंढते? हमें किसे ढूंढना और किसे नहीं, और अपना काम कैसे करना बखूबी आता है। आपका आपके भाई के साथ रिश्ता कैसा है? ठीक है सर। बस ठीक है? क्या आप लोग की आपस में बातचीत नहीं होती?
तूने मुझे मार के बहुत बड़ी भूल की है। इस कमरे की साफ सफाई हो गई क्या? तू इधर क्या करतोस? मैं वो बाइक का कपड़ा लेने आया था, बाइक पोंछने के लिए। ले लिया? हो। चल जा, ये क्या करके रखा है तूने? हाँ, अब तक तुझे साफ सफाई करने नहीं हुआ? चल झाड़ू उठा, झाड़ू उठा, जल्दी कर, चल ये सब हटा यहाँ से, जल्दी कर फटाफट। हाँ सर, कविता मेरी ही बहन है, लेकिन हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। अच्छा ये बताओ, कविता के इसके ससुराल वाले से बनती है? हाँ सर, वो तो बहुत खुश है। नहीं मतलब किसी भी चीज को लेकर आज तक उसने हमसे कोई शिकायत नहीं की। तुम्हें पता है आयुषी के साथ क्या हुआ है? आयुषी? अच्छा एक बात बताओ, ये आयुषी कैसी लड़की है? मतलब तुम्हारी भांजी है, काफी करीबी रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ, तुम्हारी उसके साथ बातचीत तो होती होगी, मिलना जुलना होता होगा? नहीं सर, मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ, इसके अलावा आई की भी देखभाल करनी पड़ती है। इन सब कामों के बीच में आयुषी से मिलने की फुर्सत ही नहीं रहती। प्लीज एक्सक्यूज मी सर, अर्जेंट काम है, ब्रोकर आया हुआ है। ब्रोकर? हाँ सर, ये घर मैं बेच रहा हूँ। ठीक है सर, अमित का घर कविता के घर से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और तो और अमित के ऑफिस जाने के रास्ते में कविता का घर आता है। उसके बावजूद भी जब से आयुषी गायब हुई है, अमित वहां पर गया नहीं और ना ही उसके पहले जाता था। इस मामले को अमित जितना नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना है नहीं। ये दोनों भाई बहन आपस की बात हमसे छुपा रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि आयुषी के गायब होने के पीछे अमित का हाथ हो सकता है? अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी देसाई, लेकिन हमें ये तो पता करना पड़ेगा कि अमित ये घर बेच क्यों रहा है। कहीं आयुषी के गायब होने और इस घर के बेचने का बीच कनेक्शन तो नहीं है? क्या करते तू? चल मेरे साथ खाना बनाने चल। अभी 5 मिनट में आ रही हूँ। 5 मिनट 2 मिनट कुछ भी नहीं चलेगा, समझी ना? चल अभी मेरे साथ। नहीं आऊंगी। काय करना? मुझे जवाब दे रही है तू? हाँ? आदि पहले खाओ। अरे वाह, देख रख इधर। अरे सुनो तो, अच्छा मेरी बात सुन, तुमने वो वर्ड देखी है? वो देखो। मस्ती नहीं। सर मैंने अमित के बारे में और पता करवाया। उसका जो घर है वो उसका पुश्तैनी घर है और उसके 2 हिस्से बनते हैं, आधा अमित का और आधा कविता का। सर कविता ने अपने हिस्से में जो प्रॉपर्टी आई उसमें से उसने एक बड़ा हिस्सा अपने भाई अमित के नाम करवा दिया, वो भी बिना किसी अमाउंट के। ये देखिए उसकी रजिस्टर कॉपी। वही भाई जिससे वो मिलती भी नहीं थी। देसाई, इस एंगल में मुझे एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, जिसका तीसरा एंगल कुछ और ही कह रहा है। जितनी प्रॉपर्टी कविता ने तुम्हारे नाम की, उसके बाद भी तुम्हारा लालच शांत नहीं हुआ है? इसलिए तुमने आयुषी को किडनैप किया ना? हाँ आयुषी। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई प्रूफ है आपके पास या मन में जो आया वो बोल दिया? आयुषी भांजी है मेरी, मैं क्यों किडनैप करूंगा उसको? सर, आयुषी की किडनैपिंग में भाऊ का कोई हाथ नहीं है। आयुषी खुद यहाँ से भागी है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है। और भगवान के लिए आप मेरे घर वालों पर शक करना बंद कीजिए और आयुषी को ढूंढिए प्लीज। देखिए हम दिन रात एक करके आयुषी को ढूंढ ही रहे हैं। पहले आप एक बात बताइए, आपने आपके प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा आपके भाई अमित के नाम पर किया, कोई खास वजह? क्या अमित ने जबरदस्ती वो हिस्सा उसके नाम पर करवाने के लिए कहा था? बाबा ने ताई की शादी में, मतलब कविता की शादी में बहुत पैसे खर्च किए थे। बाबा के गुजर जाने के बाद घर का खर्चा, आई की देखभाल करना सब मैं ही कर रहा था। कविता को क्या पड़ी? उसे फुर्सत ही कहाँ है हमारे लिए? खुद का घर है, अच्छा परिवार है, उसे जरूरत ही क्या है प्रॉपर्टी की? नहीं, मेरा भाऊ से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। मुझे पता था भाऊ को पैसों की जरूरत है और सही मायनों में उस प्रॉपर्टी पे भाऊ का ही हक है, इसलिए मैंने एक छोटा सा हिस्सा रख लिया और अपना बाकी हिस्सा भाऊ को दे दिया। एक बात ध्यान से सुन ले, अगर तू झूठ बोल रहा है ना, तो मैं तुझे बता देता हूं, तेरी जिंदगी का ये आखिरी झूठ होगा। सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे? प्रॉपर्टी को लेकर मेरे और कविता के बीच में 1-2 बार कहा सुनी हुई थी, हाँ, लेकिन सिर्फ कहा सुनी।
इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि मैंने आयुषी को किडनैप किया है। सर अनजान कॉलर की बातों पर हम पूरी तरह से विश्वास कैसे कर सकते हैं? सही, वो कॉलर भले ही हमारे लिए अनजान हो, लेकिन वो जो भी था आयुषी और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानता है। एक काम करो, कविता के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से छानो, शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ओके सर। किधर जा रही है बैग? ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी तुम? जो मैंने स्त्री के लिए कपड़े निकाले वो जाके गिनो, जा जल्दी। जहां एक तरफ पुलिस आयुषी को ढूंढने में जी जान से लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ आयुषी जिस परिवार के साथ रह रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आयुषी उन्हें पहले से जानती हो। आखिर आयुषी इन्हें कैसे जानती थी? कौन थे ये लोग और आयुषी इनके पास कैसे आई? आखिर क्यों ये लोग आयुषी को इस तरह से घर में कैद करके उस पर इतने जुल्म कर रहे थे? और बड़ा सवाल ये भी था कि पुलिस आखिर कैसे आयुषी तक पहुंचेगी? सर मैंने कविता के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छी तरह से खंगाले, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक नंबर ऐसा है जो ना ही कविता के घर वालों का है, ना ही किसी रिश्तेदार का, और ना ही ऐसे किसी शख्स का जो कविता के घर पर आता जाता था। लेकिन कविता की इस नंबर पर काफी बार बात हुई है सर। ये देखिए। किसका नंबर है ये? सर किसी प्रकाश महाडिक नाम के आदमी का। प्रकाश महाडिक घर पे? कविता मैडम को घर में सीढ़ी बनवानी थी और मैं मरम्मत का काम करता हूँ। इसी सिलसिले में मैं उनसे फोन पे बात करता था। अच्छा, फोन पे इतनी देर तो उन्हें सिविल इंजीनियरिंग का ट्यूशन देता था? दरअसल साहब राजन साहब दिन भर ऑफिस में बिजी रहते थे, मजबूरन मुझे कविता मैडम को ही फोन करना पड़ता था। रात के 10 बजे तू सीढ़ी बनाने की बात करता था? हाँ साहब, मैं सीढ़ी की ही बातें करता था, मुझ पर भरोसा करो साहब आप। ये निशान कैसा है? ये साहब कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ ना, तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती है। साइड पे? हाँ साहब, साइड पे। साहब प्रकाश झूठ बोल रहा है, उसका कोई चोट नहीं लगी थी। उस रंजन ने उसकी धुलाई की थी। रंजन ने? क्यों? क्योंकि उन दोनों में पैसे को लेकर झगड़ा हुआ था। सर पीछे वाले ने इसे पहचान लिया, यही प्रकाश, और फोन भी इसी ने किया। जान बन के फोन क्यों कर रहा था तू? सच बता। सब मैं किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया। कविता से तेरा चक्कर चल रहा है? नहीं साहब, कोई चक्कर वक्कर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि रंजन साहब कविता जी को मारते पीटते थे। मुझे बुरा लगता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। रास्ता शान पड़ा करूं मैं, समझ लीजिए आप। तू अपनी औकात में है, वरना तेरे को मालूम है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूं, समझी? ऐसा नहीं है साहब कि मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की थी, मैंने कविता जी से बात की थी। आप ठीक तो है? आपके साथ बहुत गलत हो रहा है कविता जी, आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। प्रकाश एकदम खोटा बोलते हो साहब। आई शपथ, मैंने कभी कविता पर हाथ भी नहीं उठाया है। हाँ, मैंने प्रकाश को मारा था क्योंकि प्रकाश और कविता का लफड़ा चल रहा था, और जब कविता ने उसको छोड़ने की कोशिश की तो प्रकाश मना करने लगा। कविता ने खुद मुझे बताया ये बात।
आप चाहे तो कविता को पूछ सकते हो साहब। सर रंजन सच बोल रहा है, उसने मुझे कभी नहीं मारा, गलती मेरी है, मैं बहक गई थी। और अब प्रकाश झूठ बोलकर रंजन को फंसा रहा है सर। कहीं आप रंजन के डर से ये सब तो नहीं कर रही हैं? क्योंकि आपका एक गलत बयान किसी बेकसूर को सजा दिलवा सकता है। नहीं सर, मैं किसी से नहीं डर रही हूँ और मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं पता प्रकाश ये सब क्यों बोल रहा है, शायद आप लोगों को बहकाना चाहता है। ठीक है, आप जा सकते हैं। सर मेरी आयुषी का कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन पता चलते ही बता देंगे। ठीक है। सही, अगर 1 मिनट के लिए जूम कर ले कि आयुषी गायब नहीं हुई बल्कि उसका किडनैप हुआ है, तो प्रकाश के पास बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसे किडनैप करने का। रंजन पे उसमें गुस्सा आया होगा और इधर कविता ने भी उसका साथ छोड़ दिया। सर अगर हम ये मान ले कि आयुषी खुद होकर घर से भाग गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रकाश ने मौके का फायदा उठा लिया? हमें आयुषी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि इस केस के कई सारे सवालों को आयुषी के सिर्फ एक जवाब का इंतजार है। आदि, तुम क्या कर रही हो? आदि दरवाजा खोलो, मुझे पानी पीना है। नहीं, पापा मारेंगे। आदि तुम्हारे पापा को पता नहीं चलेगा, मैं जल्दी से पानी पी के आ जाऊंगी। प्लीज दरवाजा खोल दो। ठीक है। किधर जा रही है? किधर जा रही है? किधर जा रही है? इधर से आगे मत बढ़ना, मैं गोली चला दूंगी। हेल्प मी आयुषी। ये आयुषी कौन है साहब? हम यहाँ उसे ही ढूंढने आए हैं। अरे साहब, इधर तो कोई आयुषी नाम की लड़की रहती नहीं है, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई। तो फिर ये पर्ची आपके कपड़ों में कहाँ से आई? सर यहाँ तो कोई नहीं है। देखा साहब, मैं बोला ना आपको, इधर कोई है ही नहीं। ठीक है, चला। इन लोगों पे नजर रखो, आसपास के लोगों से पूछताछ करो, इनके घर जिन लोगों का आना जाना है उनसे भी बात करो, शायद हमें कुछ पता चले। ओके सर। पलक, क्या हुआ बेटा? पलक, पलक, पलक बेटा। अरे आप लोग देख क्या रहे? हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। सर पलक के आने से पहले ही मर चुकी है। ओके डॉक्टर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। क्या हुआ था पलक के साथ? साहब मी ऑफिसात होतो, बाबा का कॉल आया। पलक बेड पे लेटी हुई थी, कविता छत पर कपड़े सुखा रही थी और इसी बीच पलक बेड पर से गिर गई साहब। उस वक्त आपके आई बाबा कहाँ थे? आई बाबा मंदिर गए। सर, हरीश के दूध वाले ने बताया कि उसने उसके घर पे एक लड़की को देखा था। ये रही उसकी स्केच। सर, मुंबई के चारकोप इलाके से कोई आयुषी देशमुख नाम की लड़की का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुआ। ये रही उसकी फोटो, दोनों एक ही है सर। ये लड़की मुंबई से सोलापुर कैसे पहुंची? सोलापुर पुलिस से मुंबई पुलिस को आयुषी के सोलापुर में होने के बारे में पता तो चला, लेकिन अब भी उसकी कोई खबर नहीं थी। और पुलिस के लिए सबसे हैरानी की बात यह थी कि आखिर आयुषी मुंबई से इतनी दूर सोलापुर पहुंची कैसे। इस केस में मुंबई पुलिस के सामने सवाल तो कई थे, लेकिन उन्हें अब भी उस एक जवाब की तलाश थी जिसके बाद इस केस की सारी कड़ियां आपस में जुड़ सके। ओके सर, पलक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पलक की मौत बेड से गिरने से नहीं बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। सर ये तो क्लियर है कि ये मर्डर केस है। मुझे पहले से ही शक था कि ये मर्डर का केस है। मारो मत साहब,
मैं बताता हूँ सर। सर वो रंजन मेरा कजिन है सर। एक दिन वो आयुषी मेरे घर पर आई और बोली कि वो एग्जाम में फेल हो गई, तो उसके पापा ने उसे बहुत मारा। तो मैंने उससे पूछा तो वो बोली कि वो बताकर आई है कि वो शोलापुर जा रही है सर। एक 11 साल की लड़की मुंबई से शोलापुर अकेले आती है और ये बोलती है कि घर में बता के आई है, तुमने विश्वास कर लिया? रंजन से बात हुई थी तेरी? साहब मेरी बात सुनिए साहब, मेरे पापा का इंतजार कर रहा था साहब। मुझे लगा कि मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, मैंने सोचा वो आएंगे तो रंजन से बात कर लेंगे। साहब हमारा फैमिली का मैटर ऐसा ही है, छोटी छोटी बात पर लफड़ा हो जाता है साहब। आयुषी कहाँ अभी? साहब वो तो मेरे घर से भाग गई साहब। तो जब हम पूछताछ के लिए आए थे तब तूने हमें आयुषी के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था साहब, मैंने उसे कभी नहीं पीटा मारा सर, मैंने कोई जबरदस्ती भी नहीं की उसके साथ। मुझे लगा पुलिस का लफड़ा हो जाएगा इसीलिए झूठ बोल दिया। कोई बात नहीं। हरीश की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते, फौरन उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा, पता करो कि उसके रंजन से बातचीत हुई थी या नहीं। सर मुझे नहीं लगता कि हरीश और रंजन के बीच में कोई बात हुई होगी। देसाई आयुषी सोलापुर से हरीश के यहाँ से गायब हुई नहीं कि पलक की मौत हो गई मुंबई में। इन दोनों केसेस के बीच में जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है जो अब तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आयुषी के परिवार वालों ने आयुषी के बारे में जो कहा वो सच हो सकता है, क्योंकि अगर कविता की बात माने तो उसके मिसकैरेजेस में आयुषी का हाथ था, लेकिन ये पलक की मौत तो कहीं और इशारा कर रही है। एक 11 साल की छोटी बच्ची इतना बड़ा क्राइम कर सकती है, या उसे ढाल बनाकर किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इसके स्कूल में पड़ोस में किसी ने भी नहीं कहा कि उतनी वायलेंट है या गुस्सैल है। क्या आयुषी की फैमिली सच बोल रही है? सर ये हरीश के कॉल रिकॉर्ड्स। हरीश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आयुषी गायब होने के 2 दिन पहले हरीश और रंजन में बात हुई। उसके बाद उन दोनों के आपस में कोई बात नहीं हुई। सर हो सकता है कि वाकई में रंजन को यह पता ना हो कि आयुषी सोलापुर में। दिशा एक बार को मान भी ले कि आयुषी अपने मां के मिसकैरेजेस के लिए जिम्मेदार है, और यह भी कि लोगों को अटेंशन पाने के लिए वो अपने आप को हर्ट करते, और ये भी मान लेते कि मुंबई से सोलापुर वो अकेले हरीश के पास गई, वहां रही और मुंबई आके उसने पलक को मार दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब घर पे कोई भी नहीं था, क्या वो घर पे नजर रखी हुई थी? और अगर हां तो इस वक्त वो यहीं है। जल्दी चलो, इस बार या तो आयुषी को नुकसान हो सकता है या वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। आयुषी आयुषी अंकल की नहीं तो अपनी मम्मी की बात तो मानो बेटा, प्लीज। देखो मम्मा हाथ जोड़ती है तुम्हारे, प्लीज गन नीचे कर दो बेटा। आखिरकार आयुषी पुलिस को मिल चुकी थी और अब पुलिस को कविता के गर्भपात, आयुषी के बदन पर मिले मारपीट के वो निशान और आयुषी के सोलापुर पहुंचने से लेकर पलक की मौत तक ऐसे कई सवालों के जवाब चाहिए थे जो उन्हें सिर्फ आयुषी ही दे सकती थी। क्या इतने दिनों तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ आयुषी ही जिम्मेदार थी, या फिर अब भी ऐसे कुछ राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था? जब आयुषी पैदा हुई मेरे घर वालों ने मुझ पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। और जब मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो मुझे लगा अगर बेटी होगी तो ये लोग मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, और अगर कहीं बेटा हुआ तो आयुषी को इग्नोर करेंगे, उसका जीना मुश्किल कर देंगे। तो तुम चाहती थी, फिर ये क्यों बोला कि आयुषी ने तुम्हारे पेट पे पत्थर मारा था? हाँ सर, मैंने झूठ बोला। जब मेरा अबॉर्शन हुआ उसके बाद रंजन आयुषी के पीछे ही पड़ गया। नहीं पापा, पापा, नहीं पापा, नहीं और मेरे और आयुषी के साथ आए दिन मारपीट करने लगा।
आज तो मैं आयुषी को ऊपर से नीचे फेंक ही डालता हूँ। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं फेंक पड़ती हूँ आपके, आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, आयुषी को कुछ मत कीजिए। जब आप लोग आयुषी के बारे में पूछताछ करने लगे तो हम सब बहुत डर गए और रंजन ने डर के मारे बताता हूँ। हरीश हर हफ्ते शोलापुर से मुंबई आता था अपने दुकान के लिए सामान खरीदने। मैंने आयुषी को उसके साथ भेज दिया। मेरा भाई प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा चाहता था, तो मैंने उससे कहा मैं उसे अपना हिस्सा भी दे दूंगी अगर वो मेरी बच्चियों की देखभाल करे। पर प्रॉपर्टी पाते ही उसने अपना वादा तोड़ दिया और फिर एक दिन आयुषी का फोन आया। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? आयुषी बेटा कशी आहेस तू? आयुषी 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 कुछ तो बोल बेटा। काली हाँ? आज तेरा यार है ना पुलिस स्टेशन में गया था और उसकी वजह से मेरे को पुलिस स्टेशन बुलाया था। मेरे को कुछ भी हुआ ना तो तुम माँ बेटी को छोड़ूंगा नहीं मैं मजबूर थी, कहाँ जाती क्या करती, कोई भी सहारा नहीं था। प्रकाश ने भी मेरा फोन नहीं उठाया, तब मैंने ये फैसला लिया। पलक की जिंदगी भी अपनी आंखों के सामने खराब होते हुए नहीं देख सकती थी सर। हरीश और देविका आयुषी को गलत तरीके से रखने और एक नाबालिग बच्ची को नुकसान पहुंचाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 320, 321, 324 और 340 के तहत 3 साल की सजा काट रहे हैं। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक औरत घर को जोड़ने का काम करती है। औरत का काम है परिवार को सहेज कर संभाल कर रखे और उसे अच्छे से आगे लेकर चले। हम ये भी सुनते आते हैं कि औरत एक साथ कई किरदार बखूबी निभा सकती है, फिर चाहे वो माँ का हो, बेटी का हो, बहन का हो या फिर बीवी का। कहने को तो आज हम 21वीं सदी के अत्य आधुनिक युग में जी रहे हैं, लेकिन क्या हम में से किसी ने भी औरतों को वो स्वतंत्रता, वो अधिकार देने की कोशिश की है जो उन्हें मिलना चाहिए? अक्सर समाज की हमारी इन्हीं रीतियों और पुरुषों द्वारा बनाए गए रिश्तों के मापदंडों पर खरे उतरते उतरते कई औरतें जुर्म का शिकार बन जाती हैं या फिर खुद जुर्म कर बैठती हैं। कई लोग ये सोच सकते हैं कि जिस बदलाव की हम बात कर रहे हैं वो रातों रात हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि इस बदलाव का ये रास्ता हमारे अपने घर से ही शुरू होता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।